however never wanted me to get into architecture. हमारे नेबर का बच्चा अगर ये बनाए तो हमारा बच्चा भी ऐसा ही कुछ करे. उनको लगा कि यार ये कर तो देगा बट आगे कमाएगा क्या. आप उसको ऐसे डिज़ाइन करो, ऐसे क्यूरेट करो कि लोगों का भरोसा बैठे आप पे. You're watching Success Fun Day. Success simplified. Fun Day amplified. आपने जब इस फील्ड में कदम रखा तो हाउ वाज योर डैड्स रिएक्शन? वाजंट ही अ लिटिल एंग्री दैट ये क्या है, मैंने बना किया था उसके बाद भी? हाँ, ऑफ कोर्स, बिकॉज हर फादर चाहता है कि उनका बेटा कुछ ऐसा करे जो इंडस्ट्री में जाना जाता हो. इसलिए चार्ट अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, इन सब का नाम इसलिए बिकॉज हम फॉलो करते हैं एक ट्रेंड. हमें लगता है अच्छा हाँ, हमारे नेबर का बच्चा अगर ये बनाए तो हमारा बच्चा भी ऐसा ही कुछ करे. क्योंकि कोई फेल होना नहीं चाहता है इंडस्ट्री में. कोई ये नहीं चाहता कि अपना बच्चा कुछ ऐसा करे जिससे आगे उसका फ्यूचर ना हो. और मैंने कोई एक ऐसी इंडस्ट्री चूज़ की थी जिसकी ना तो कोई स्कूल है, ना कॉलेज है, ना ये कहीं सिखाया जाता है. ये बस है बट लोगों को पता नहीं है कहाँ पर है. और स्ट्रक्चर है, डिज़ाइनिंग है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग ही है. बट मेरे पिताजी ने कभी नहीं देखा था एंड ही वॉज रियली रियली स्कैर्ड. उनको लगा कि यार ये कर तो देगा बट आगे कमाएगा क्या, इससे कमाई होगी भी नहीं, वी डोंट नो. सो ट्रू एक्चुअली एज अ फादर ही वाज नॉट रॉन्ग. एक कंसर्न होता है हर एक बाप का कि मेरा बच्चा अच्छी एक कन्वेंशनल पढ़ाई करे ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए. यहाँ इसके बारे में कुछ सुन नहीं रखा था तो उनका डर भी जायज़ था अपनी जगह पे. बट एक बात ये मेरे को समझ में नहीं आई, आपने ये इस तरह की फील्ड में काम करना चाहा, उसे चुन लिया और काम करना शुरू कर दिया, लेकिन बीच में आपका फिल्म का और टीवी का सफ़र कैसे आया ये समझ में नहीं आई. तो ये भी एक जर्नी थी मेरी फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चरल फी के लिए. तो आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ फिल्म प्रमोशनल इवेंट्स ज्वाइन कर लेता था. तो जहाँ पे मेरे दोस्त बोलते थे यार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, दिन के 500 रुपये मिल जाएंगे, तो मैं चला गया. मैं कहीं परिंदा में बच्चा बन गया. वो तो मेरे अंकल थे जो ही वाज देयर मेकिंग दैट मूवी. तो वहाँ पे उन्होंने ले लिया. तो कहीं पे कभी खुशी कभी गम में बैकग्राउंड डांसर बन गया. कभी मुन्ना भाई MBBS में क्राउड बन गया. तो ये सब चीज़ें की ताकि वो पैसे जमा हो. तो वो तो it was a part of the journey. इंटरेस्ट कभी था नहीं. तो मैं कॉलेज में स्क्रिप्ट लिखता था, यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑफ स्टोरीज. मेरा पहला प्ले था एक यहाँ भी कभी दीवार थी करके. तो वो प्लेज लिखता था. ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट था बट या लव फॉर स्ट्रक्चर्स वाज समथिंग ऑलवेज देयर. ओके, सो मतलब आपको डांस भी आता है, यू आर इनटू फाइन आर्ट्स बेसिकली, आपने इस सब में किया है. तो कभी आपको इसमें यहाँ के चकाचौंध ने आपको ल्योर नहीं किया कि this is more what do you call it, rewarding industry as compared to any other industry? नहीं, 100% वो होता ही है. जहाँ आप ग्लैमर देखते हो आपको लगता है कि यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री. मुझे पर समहाउ लग रहा था कि यार मैं कुछ ऐसा, जो मेरी जो चाहत है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. मैं चाहता था कि ब्रांड्स के लिए, अभी इसमें भी एक कन्फ्यूजन था कि मैं किस तरह का डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ. बिकॉज लोगों को पता नहीं कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर और एन आर्किटेक्ट जब डील करता है तो वो इंसानों के साथ करता है. राइट, लाइक यू आर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर. जहाँ पे लोगों के लाइकिंग्स के हिसाब से आप घर डिज़ाइन करते हो. लोग अपने बच्चों को पूछते हैं बेटा आपको घर का कलर कौन सा चाहिए, आपके रूम का कलर कौन सा चाहिए. बच्चा बोलता है पिंक, तो इंटीरियर डिज़ाइनर पिंक बना देता है. बट वो मुझे कहीं ना कहीं खटक रहा था. मुझे लग रहा था कि मुझे वो फ्रीडम नहीं मिल रही है टू एक्सप्रेस द काइंड ऑफ डिज़ाइन दैट आई वांट टू क्रिएट. और वो बहुत ही गहरा इंटरवेंशन था बिटवीन मी एंड माई थॉट्स दैट क्या मैं इंसानों के लिए डिज़ाइन करना चाहता हूँ या मैं ब्रांड्स के लिए डिज़ाइन करना चाहता हूँ. एंड देन आई रियलाइज दैट इंसान जो है, हम जब एक मैट्रेस भी खरीदते हैं तब उस पर बार्गेन करते हैं, राइट. बट हम मैट्रेस पे 8 घंटा सो रहे हैं, राइट. तो हम जिंदगी में कितने साल सोते हैं उस चीज़ पे हम बार्गेन कर रहे हैं. बट हम अपने लिविंग रूम पे सोफा पे अराउंड 300-3,000 रुपया खर्चा कर देते हैं पर रनिंग फीट. और उस लिविंग रूम पे सोफा पे आप 20 मिनट भी नहीं बैठते दिन के. एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट हाँ, लोग एक्चुअली शोशा में ज़्यादा बिलीव करते हैं व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइनिंग देयर होम्स. बट जब ब्रांड की बात आती है ना, तब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो. आपके पास पैसे हो या ना हो, आप वो सारी चीज़ें करना चाहते हो दैट विल मेक दैट ब्रांड सक्सेसफुल. एंड दैट्स व्हेयर आई रियलाइज दैट हाँ, मुझे ब्रांड्स के लिए ज़्यादा काम करना है. आई वांट टू वर्क विद ब्रांड्स because they value this proposition. They value every little thought that you put in the design. And that's where I decided that exhibition stall is the thing.
वाह, व्हाट अ थॉट, आई मीन इतना इन डेप्थ में सोच के एक इंसाइट लेकर आना इज ट्रेमेंडस। मुझे एक ही सवाल मन में आया था कि आपसे मिलने से पहले तो मैं यही समझता था कि वही स्टॉल एग्जीबिशन डिजाइन तो सारी ब्रांड्स ही आपस में करते होंगे, इसमें क्या एक स्पेशलाइज्ड आदमी करेगा। वो उनको जो रिक्वायरमेंट होगी अपने हिसाब से वो ही तख्ते लगा देंगे और हो गए, आदमी आ गए, सबने डिटेल्स ले ली और कांटेक्ट कर लिया। तो आपके स्टॉल डिजाइनिंग में ऐसा क्या आप करते हो जो कि कंपनी नहीं कर पाती? सो स्टॉल डिजाइनिंग, पहले तो आप समझो लोग पार्टिसिपेट क्यों करते हैं। हमारा एक पर्पस ये होता है कि एज अ ब्रांड व्हाई वुड यू वांट टू पार्टिसिपेट इन एन एग्जीबिशन। सो आई से एग्जीबिशन इज द ओनली मीडियम जहाँ पे एक एंड कंज्यूमर एक ब्रांड को मिलता है इन पर्सन, राइट। सो अगर आप सपोज के वायर्स में डील करते हो और आपकी एक ब्रांड है जो वायर सेल करती है, तो आपके इंडस्ट्री के थ्रू आप मिल रहे हो उन लोगों को, और वो लोग लाइव इन पर्सन आपको मिलते हैं, आपका प्रोडक्ट जानने की कोशिश करते हैं, वो देखते हैं आप कितने बड़े हो एज अ कंपनी और आप पे भरोसा रखते हैं बिफोर प्लेसिंग दैट ऑर्डर, राइट। और आप ऐसे मल्टीपल ब्रांड्स को मिलते हो अंडर वन रूफ फॉर 3 days। सो इट्स अ वेरी बिग स्केल थिंग, बिकॉज कल उठ के अगर एक एंड कंज्यूमर मेरे ब्रांड से खुश नहीं है और मैं अच्छी तरह होस्ट नहीं कर पाता उनको, तो उनका बिलीफ सिस्टम हिल जाता है, राइट। कि यार ये ब्रांड ना मुझे लग नहीं रहा बड़ी है, मुझे लग रहा है शायद ये एक स्टार्टअप ब्रांड है, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप it's as good as someone coming to your office and you catering that client, and if you don't give a good experience for someone who's come to your office, तो वो अच्छे experience लेके नहीं जाता। तो स्टॉल एक आपका ऑफिस ही है for 3 days। बेस्ट पार्ट इज कंपनी के सारे ही लोग, बीट मार्केटिंग हेड्स, सेल्स हेड्स, सीईओज, एक बार तो अपने स्टॉल पे ज़रूर आते हैं, यू नो। एंड दैट्स हाउ इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट आप उसको ऐसे डिज़ाइन करो, ऐसे क्यूरेट करो कि लोगों का भरोसा बैठे आप पे, for brand credibility, for brand visibility, and gradually leading to sales. I feel sales should not be your sole purpose. Sales एक need based है कि अगर मैं आपके अंदर ऐसी एक जिज्ञासा क्रिएट कर लूँ कि मेरे प्रोडक्ट में दम है, अगर मैं इतना भी क्रिएट कर लूँ ना, इट कैन लीड टू सेल्स। बट आपका सोल फोकस सेल्स रखना, अनलेस यू आर अ वेरी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, तो अलग बात हो जाती है। सो या दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट, एंड उसको स्ट्रैटेजाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो एज अ कंपनी वी स्ट्रैटेजाइज अ स्टॉल, वी आर कॉल्ड स्टॉल स्ट्रैटेजिस्ट्स देन जस्ट स्टॉल डिज़ाइनर्स, बिकॉज हम सिर्फ डिज़ाइन और सिर्फ फैब्रिकेट नहीं करते, हम आपका पर्पस ऑफ पार्टिसिपेशन, आपको कहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, which exhibitions you should participate in, what is the kind of scale and the size of the stall that you should take, stall दिखने में कैसा हो, आफ्टर द एग्जीबिशन आप कैसे केटर करते हो, आपकी टीम कैसे लोगों से बात करती है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं दैट वी हैव गॉटन इनटू। तो हमने शुरुआत तो की थी सिर्फ स्टॉल डिज़ाइन और फैब्रिकेट करने से, बट देन आई रियलाइज दैट सिर्फ ये करने से नहीं होगा। एक ब्रांड का अगर सक्सेसफुल देखना है हमें इन पर्सन, देन हमें ये सारी चीज़ों पे फोकस करना होगा। सो That's what we started doing. इसमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजी और कंज्यूमर बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व। क्या रोल प्ले करता है वो इस तरह के स्टॉल डिजाइनिंग में? व्हेन यू डिजाइन अ स्टॉल, व्हाट ऑल एलिमेंट्स डू यू कीप इन माइंड? सो जैसे आप एक स्टॉल ले रहे हो एक एग्जीबिशन में, तो मैं पहले तो ये इवैल्यूएट करता हूँ कि आप कौन से एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। क्या ये एग्जीबिशन पिछले 5-6 बार हो चुका है, क्या उसने वो फुटफॉल्स देखे हैं, बिकॉज अगर आपके स्टॉल में लोग ही नहीं आएंगे तो आप बोलबाला कैसे करोगे, आप बात कैसे करोगे। सेकेंडली आप कहाँ पार्टिसिपेट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आई थिंक ये भूल जाते हैं ये फैक्ट दैट एक फ्लोर प्लान जो होता है जिसमें आपका स्टॉल पोजीशन किया हुआ है, वो किस तरह और कहाँ पर पोजीशन किया हुआ है, राइट। तो इसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे मैं अगर आपको पूछूं कि जॉगर्स पार्क में लोग कैसे भागते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आई थिंक विद द वे ट्रैफिक इज मूविंग इन इंडिया, आई थिंक लेफ्ट साइड से आगे जाते हैं, तो इट्स ऑलवेज क्लॉकवाइज। तो आप लेफ्ट से जाते हो और राइट में जाते हो। करेक्ट। आपने कभी स्टेयरकेसेस को एंटी क्लॉकवाइज देखा है? हमेशा स्टेयरकेसेस क्लॉकवाइज ही डिजाइन की गई है, सारी चीज़ हमेशा क्लॉकवाइज होती है। आप मेट्रो में चले जाओ, आपकी एंट्री हमेशा लेफ्ट में होती है, राइट में एग्जिट होता है। करेक्ट। बट कहीं लिखा नहीं है कि यही प्रोसेस है, राइट। ये हम फॉलो करते आ रहे हैं सालों से, राइट। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी, एक फ्लो को देखा, वो था हमारी घड़ी। और घड़ी इन्वेंट हुई थी एज पर द सन डायल्स, राइट। तो वो जैसे वो घूमते थे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने अचीव किया। जब लोग एग्जीबिशन में आ रहे हैं और जब वो क्लॉकवाइज ही आने वाले हैं और वो चलने का फ्लो भी क्लॉकवाइज है,
Why would you position a brand on the right instead of the left? Because जब लोग आते हैं तो they are more accepting. वो चाहते हैं कि आप बताओ हमें स्टोरी आपके ब्रांड की, आप कितने बड़े हो, आपका प्रोडक्ट क्या कर रहा है. वो टाइम लेते हैं समझने में और अच्छी तरह समझते हैं वो चीज़ों को. The moment they spend 2 hours, they've covered only half of the exhibition. उसके बाद आते हैं कैफ़े, उसके बाद आते हैं फूड स्टॉल्स जहाँ पे आप खाने की कोशिश करते हो. जब चीज़ें इन्वॉल्व होने लगती है ना इन सब चीज़ों में जो विच इज़ नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, तो आपका डिस्ट्रैक्शन एलिमेंट बढ़ जाता है. एंड देन यू स्टार्ट एग्जिटिंग, और वहाँ पे एग्जिट बोर्ड लिखा है. एग्जिट में वहाँ पे मेंशन किया है कि भाई ये टाइम है बंद होने का. आप घड़ी देखते हो, आप बोलते हो अरे मेरा घर तो 3 घंटा दूर है. देन यू स्टार्ट कवरिंग थिंग्स फास्ट. तो जो राइट हैंड साइड पे जो फ्लोर प्लान में है वो लोग को बहुत फास्ट कवर करते हैं हम, और हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके नहीं जाते. तो उसी एग्जीबिशन के राइट हैंड साइड पार्टिसिपेंट को आप पूछो ना कि कैसा था एग्जीबिशन, बोले यार मज़ा नहीं आया, शायद मैं सोचा रहा हूँ अगली बार मैं पार्टिसिपेट करूँ या ना करूँ. और लेफ्ट वाले बोलते यार क्या बढ़िया एग्जीबिशन था, खाने का टाइम नहीं मिला, हमने लंच तक नहीं किया अभी तक. एंड यू सी दैट. तो जब आप फिलिंग भी करते हो, फॉर्म फिलिंग, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पहले बुक होता है और राइट हैंड साइड बाद में बुक होता है. Okay. So simple stall placement itself plays a major role in deciding how your experience is going to be.